हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियोस। आज ये जो वीडियो है ये पावर सिस्टम के थ्योरी क्लासेस की वीडियो है। अब पिछले में कुछ लेक्चर्स, ये थोड़े टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट कुछ अब मैं आगे से बिल्कुल रेगुलर रहा करूँगा। अब देखिए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिवीजन की बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, पावर सिस्टम प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो पावर सिस्टम शुरुआत से 18 लेक्चर हम लोगों के लगे जनरेशन को ख़त्म करने में। तो 18 लेक्चर तक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अलग अलग तरीके के जनरेशन देखे। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, स्टीम, विंड, सोलर, ये सारे पावर प्लांट देखे। फिर हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी देखी, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये जो जनरेशन से रिलेटेड जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, परिभाषाएं हैं, वो हम लोगों ने देखी। अब आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन का लेक्चर। देखिए, 18 लेक्चर लग गए जनरेशन खत्म होने में। फिर 19वां लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन। आप लोग देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन जो था वो 19वां लेक्चर था। और आज मैं अपना 20वां लेक्चर लेके आ रहा हूँ, 20th लेक्चर। देखिए, तो आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन हो चुका है, रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो टॉपिक था वो मैंने ऐप पर डाल दिया है, मोबाइल ऐप पर मैंने डाला हुआ है, यूट्यूब पे नहीं डाला है। ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पर शुरू करेंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी मैं ये लेक्चर डालूंगा और ऐप पर भी अब लेक्चर ये डालूंगा जो आज का टॉपिक है। बाकी केवल जो रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो मैंने केवल और केवल ऐप पर डाला हुआ था। और जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग शुरू करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग कर लिए। होपफुली आप लोगों ने बाकी के 19 लेक्चर जो हो चुके हैं वो कर लिए होंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। मैं इससे पहले जो लेक्चर डाला था वो थ्योरी नहीं डाल पा रहा था, मैं MCQs बना रहा था। ठीक है, तो अब आज से मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं थ्योरी और MCQ दोनों साथ में चलाऊँ। तो ठीक है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक आध दिन का कभी शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोई कभी कभी टेक्निकलिटीज़ प्रॉब्लम भी आ जाती है और लॉकडाउन में थोड़ा सा टेक्निकलिटी ना सॉल्व होने में बड़ी दिक्कत होती है। खैर, अब दूसरा पॉइंट एक ये भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि मैं ना हमेशा बहुत पूरी एनालिसिस करके लेक्चर लेके आता हूँ। मतलब मैं कोई भी लेक्चर अपना एकदम बोगस नहीं बनाना चाहता, मैं कोई भी लेक्चर एकदम कम इन्फॉर्मेशन का नहीं बनाना चाहता। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या कहते हैं, मेरे को लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट हूँ, मैं आप लोगों को क्या कहते हैं और एक्स्ट्रा कुछ MCQs या कुछ चीज़ें दे सकता हूँ। तो मैं कभी कभी MCQs के वीडियोस ज़्यादा बना देता हूँ, तो वो थोड़ा सा कहीं बैलेंस हो जाता है। बट अभी थ्योरी के लेक्चर्स हम लोग प्रॉपर रोज देखेंगे, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर है। आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, भाई हो सकता है आप लंबे हो, छोटे हो, आपकी हाइट लंबी हो, छोटी हो, बाल लंबे हो, छोटे हो, आप लड़के हो या लड़की हो। तो ऐसे ही अगर मैं सब लोगों को विभाजन करूं या सब लोगों को क्लासिफाई करूं, मान लीजिए उनके जेंडर के आधार पे, तो अलग अलग लोग बटेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मेरी क्लास में मान लीजिए अगर 50 लोग बैठे हैं, मैं 50 लोगों को क्लासिफाई कर सकता हूँ, उन्हें बांट सकता हूँ उनके जेंडर के आधार पे। अगर मैं मेल फीमेल बांटूंगा तो मेल अलग हो जाएंगे, फीमेल अलग हो जाएंगे। मैं अगर उनकी हाइट के बेसिस पे बांटूं तो वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का वो, अगर मैं उनको उनके मान लीजिए ड्रेस के हिसाब से बांटूं तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ड्रेस के कलर के हिसाब से बांटूंगा तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कई पैरामीटर पर बांटूं, मान लो वो चश्मा पहनते हैं तो चश्मा कितने लोग पहनते हैं और कितने नहीं पहनते, तो अलग अलग हो जाएंगे। पर वो रहेंगे तो 50 लोग ही। ऐसा तो है नहीं है कि वो 50 से ऊपर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, वो 50 ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो 50 लोग 50 ही रहेंगे, इसका मतलब लोगों में तो बदलाव नहीं आया, उनकी संख्या में तो बदलाव नहीं आया। उनको बस अलग अलग आधार पे, मतलब अलग अलग बेसिस पर हमने उन्हें सेपरेट किया है। सेम ऐसी
हम ट्रांसमिशन लाइन को सेपरेट करते हैं अलग अलग बेसिस पे। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को वोल्टेज के बेसिस पे सेपरेट करें, एक सेकेंड रुकिए, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को वोल्टेज के बेसिस पे सेपरेट करें तो देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आती है 11 केवी से 220 केवी तक, मतलब 11 से 220 केवी तक। वैसे तो देखा जाए 765 वगैरह जो हैं वो इसमें आ जाती हैं EHV वगैरह में। अच्छा, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो आती हैं वो किस में आती हैं, 400 केवी तक में आ जाती हैं, मतलब 220 केवी से 400 केवी तक के बीच में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और अगर अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो वो 400 से 765 या 765 से ऊपर में अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। मैं दोबारा इस बात को बता देता हूँ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 220 केवी तक कहलाएगी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 220 से 400 केवी तक की कहलाएगी। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज की अगर हम बात करें, UHV ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो 400 केवी से 765 केवी तक वो क्या कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से वोल्टेज के आधार पर बढ़ जाती है। अब आप एक बात समझिए कि ये 3 तरीके की क्लासिफिकेशन हो गई है ना। कभी कभी अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ा सा कभी एक आध क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे कर देते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट EHV है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न रहता है वो मैं आगे बताऊंगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये EHV की रेंज जरूर देखिएगा। अब दिमाग में यहाँ पर एक बात आएगी आप लोगों के कि यार एक बात बताइए, 11 से 220 तक तो ठीक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हो गया, बट 11 से कम पर क्या होगा। अगर हम बात करेंगे 11 से कम वोल्टेज पर तो फिर वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं रहती, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो जाती है। बाकी हम पढ़ तो टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करते हुए चल लेता हूँ। 11 केवी से अगर कम होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो जाती है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी 2 तरीके की है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 केवी तक क्या, अगर हम बात करें 415 के वोल्ट याद रखना, 415 वोल्ट से 11 केवी तक की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। क्लियर है इतना पॉइंट। और 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, मतलब जो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर 3 फेज होते हैं RYV और 3 ही वायर होते हैं, कोई न्यूट्रल नहीं होता। इस बात को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दीजिएगा, नो न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, यहाँ न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरीके के वोल्टेज हो जाते हैं, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। अगर सिंगल फेज की बात करें तो ये 2 वायर का होता है, मतलब जाहिर सी बात है एक कोई फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा ही होगा, या अर्थ कह लो, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल आगे जाके अर्थ हो रहा होता है ना। तो इसका मतलब या तो कोई एक फेज होगा, या R फेज होगा, Y होगा या B होगा, जो भी है कोई एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो वो क्या है, सिंगल फेज कनेक्शन कहते हैं उसे। और उसके वोल्टेज कितने होते हैं, 220। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें 3 फेज वोल्टेज की बात करें तो 415 वोल्टेज 3 फेज वोल्टेज होते हैं। अब अगर ये जो 415 वोल्टेज होते हैं, जो ये 3 फेज वोल्टेज होते हैं 415, ये 4 वायर के होते हैं। देखिए 3 फेज होंगे और साथ में एक न्यूट्रल होगा। वो एक अलग बात है कि हम न्यूट्रल का इसमें यूज करेंगे नहीं, तभी वो 3 फेज वोल्टेज लिए जाएंगे। मतलब हमारा कनेक्शन कहाँ रहेगा, एक R फेज पे रहेगा, एक B फेज पे रहेगा। जो हमारा कनेक्शन रहेगा एक R फेज पे रहेगा, एक B फेज पे रहेगा। आप लोगों को याद होगा पहले क्या था, 3 तार घर के सामने से जाते थे और एक नीचे 4 तार जाते थे और नीचे अर्थ जाता था। तो एक तार हम फेज पे डालते थे, एक तार हम न्यूट्रल पे डालते थे, उसे कहते थे सिंगल फेज, क्योंकि हम लोग अपने घर में सिंगल फेज ही यूज़ करते हैं। पर कभी कभी वोल्टेज कम आते थे तो हम दोनों तार फेज पर डाल देते थे। अगर आपको याद हो, आपने देखा हो कभी, तो वो होता है फेज टू फेज कनेक्शन। मतलब दोनों फेज पर अगर तार डाल दो तो उसी को बोलते हैं 3 फेज कनेक्शन। 2 फेज के बीच में वोल्टेज क्या कहलाते हैं, 3 फेज वोल्टेज। 415 वोल्ट होता है। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ गलत लिख दी, ये 4 वायर सिस्टम होगा, ठीक है, और 415 में 3 वायर सिस्टम होगा। ये थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा ना। ये 4 वायर सिस्टम होगा, ये 4 वायर सिस्टम होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर 3 तो फेज होंगे
तो एक कोई भी फेज चुनो और एक न्यूट्रल ले लो। और ये जो है 415 की अगर हम बात करें, 415 वोल्ट पे क्या रहेगा कि 3 फेज 3 वायर, तो यहाँ न्यूट्रल की आवश्यकता होती नहीं है, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही रहता है ये ना। खैर, ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन में अभी आप एक चीज देखिए, अगर मैं लेंथ के आधार पर बांटूं, मतलब कितनी दूर तक वो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कितनी दूर तक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन अगर जा रही है कितनी दूर तक, अगर लेंथ के आधार पे मैं करूं तो क्या होने वाला है, 3 तरीके की बढ़ती हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग है। पावर सिस्टम की एक स्टैंडर्ड बुक आती है सीएल वाधवा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक है सीएल वाधवा, इट इज वेरी स्टैंडर्ड बुक, मतलब ये समझ लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक अगर कोई बुक इस्तेमाल होती है जो बेस्ट वो ये है। फिर उसके बाद में जैसे मैं जो रेफ़र कर लेता हूँ वो सीएल वाधवा भी रेफ़र करता हूँ और वीके मेहता भी मैं रेफ़र करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है, वीके मेहता भी मैं रेफ़र करता हूँ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। अब जैसे जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है ये सीएल वाधवा से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वो ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर तक हो या उससे कम हो। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वो ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो और 160 किलोमीटर से कम हो या उसके बराबर तक हो। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 160 किलोमीटर से आगे जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन रहती हैं वो सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आती हैं। अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूं वीके मेहता से, ये था सीएल वाधवा से, ठीक है ना। बट अगर वीके मेहता से आप देखोगे ना तो बेटा उसमें ना 50 तक लिखा होगा, उसमें लिखा होगा इस तरीके से, उसमें इनकी जो रेंज दे रखी होगी वो 50 से ऊपर 150 तक, ठीक है। और फिर इसमें दे रखा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि सर फिर हम कौन सा करें। देखो यार आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके सामने ये बातें इसलिए रखी ताकि आपका दिमाग खुले थोड़ा सा, ठीक है, आपको थोड़ी सी इस बात को लेकर नॉलेज बने कि कैसे कैसे बुक भी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है, मतलब अलग राइटर अलग अलग बातें कह देते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी इसमें आपकी भी गलती नहीं है। बट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी वो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेगा। देखो ना, मतलब अगर वो मान लो आपको पूछता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो वो यार या तो तुम्हें 50 के हिसाब से ऑप्शन देगा या 80 के हिसाब से देगा, तो इसमें कभी भी मतलब वो कॉमन सेंस लगाओगे तो वो हट जाएगा वहाँ पे ऑप्शन और आप जो सही आंसर वो चूज कर लोगे, इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर मान लो उसने ऑप्शन में 80 किलोमीटर वाला ऑप्शन दिया तो वो ऑप्शन में मतलब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, फिर वो 80 के हिसाब से ही देगा चीज़ें, और नहीं तो फिर 50 के हिसाब से देगा, कभी वो आपको लड़वाएगा नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसकी कोई बात नहीं। इतना पॉइंट क्लियर है। वोल्टेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने, वो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन का किया, लेंथ के आधार पर हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन किया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो मेरी तरफ से हो गया। अब बात करते हैं इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए, एक और बात मैं यहां पर आपसे बोलना चाहता हूं ताकि आपका दिमाग और खुले। कुछ बुक्स, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, देखो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी मेरे दिल में कभी कभी देखिए क्या होता है, कुछ बुक्स इसको कैसे भी देती हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि यार क्या हर 80 किलोमीटर तक या हर 50 किलोमीटर तक लाइन जाने वाली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी? नहीं। तो कभी कभी बुक्स इसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे भी बांट देती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी और लेंथ के मल्टीप्लिकेशन के आधार पे भी बांट देती हैं, जिसको हम वेवलेंथ बोल देते हैं। खैर, मैं इस टॉपिक को, इस चीज़ को अभी तो यहाँ पे कंजर्व करके मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है ये मैं आपको आगे आने वाला एक चैप्टर रहेगा, कौन सा, वेव्स एक चैप्टर आएगा,
ठीक है, ट्रांसमिशन वेव्स करके एक चैप्टर आएगा, मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, कि ये जो फ्रीक्वेंसी के आधार वाली चीज़ बताई थी उस वाले पॉइंट को मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों का हो गया। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ट्रांसमिशन लाइन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन का क्या एडवांटेज होना चाहिए, मतलब क्या एडवांटेजेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। क्लियर है इतना पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ट्रांसमिशन लाइन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब यार ये उद्देश्य देखो होपफुली सही लिखा है, ठीक है ना, उद्देश्य पता नहीं कैसा लिखा, ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का। अब इसको आगे ले जाने से पहले टॉपिक को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने को आपको करवानी है। दिखने में ये डेरिवेशन टफ लगेगी पर ये डेरिवेशन टफ है ही नहीं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, जो रस निकल के आएगा जो यहाँ से, उसे आपने पी जाना है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए अभी आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन का ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मैं एक बाय वन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, बट उससे पहले एक बार बस ये बात समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए ये जनरेटर है, जनरेटर का अपना एक सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा जहाँ से वोल्टेज भेजा जाएगा। क्योंकि वोल्टेज होगा तो भाई पावर भी इससे रिलेटेड होगी एक्टिव, और क्योंकि पावर होगी तो एपरेंट पावर भी रिलेटेड होगी, मतलब एक्टिव पावर होगी तो एपरेंट पावर भी होगी रिलेटेड। ये जो वोल्टेज के साथ में आप डेल्टा देख रहे हैं ये होता है लोड एंगल, और ये जो लोड एंगल है ये जनरेटर से बिलोंग करता है बेसिकली। आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि ये लोड एंगल होता क्या है। लोड एंगल सिंक्रोनस जनरेटर जब हम पढ़ेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे लोड एंगल रोटर से रिलेटेड होता है। सिंक्रोनस जनरेटर के, सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर से रिलेटेड ये एंगल होता है लोड एंगल। खैर, तो इसका मतलब ये है कि ये जनरेटर से रिलेटेड है। हम इसको डिटेल में आप वहां पर देखेंगे जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर। तो Vs मतलब जो वोल्टेज पैदा होगा उसका एंगल अपना एक लोड एंगल पर डिपेंड करेगा। मतलब वोल्टेज जो पैदा होगा वो लोड एंगल पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज का। ट्रांसफार्मर 1, जाहिर सी बात है जनरेटर लगाए तो उसके बाद में ट्रांसफार्मर तो लगा ही होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। फिर ट्रांसमिशन लाइन जा रही होगी। मैं इस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो लाइन में नहीं है, नगण्य मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लाइन में मैंने इंडक्टेंस ही मान के चला होगा, इंडक्टेंस मान के चला होगा तो मैं इंडक्टेंस लेके भी यहाँ पे चलूँगा JXL, ठीक है। तो JXL क्या है, ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। अगर देखिए J को कन्वर्ट करके आप लिखोगे इसमें, ये था कौन सा फॉर्म, ये तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी पड़ेगी, VS, PS और SS। मतलब ये सेंडिंग एंड साइड के वोल्टेज एक्टिव पावर और एपरेंट पावर है, और रिसीविंग एंड साइड के जो वोल्टेज हैं एक्टिव पावर जो है रिसीविंग एंड साइड की, मतलब जहाँ पर लोड लगा है। बड़ी सिंपल कहानी है, जहाँ से वोल्टेज आ रहा है वो सेंडिंग, और जहाँ पे लोग लेने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, हाँ भाई आएगा लोड, यहाँ लोड लगा हुआ है, ये क्या है रिसीविंग एंड साइड है, ये है रिसीविंग एंड साइड, यहाँ पर रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है इतना पॉइंट। अब देखिए ये जो JXL है, JXL को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, XL एंगल 90। फिर यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है लोड के पास में क्या लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। मैंने ये थोड़ा उल्टा बना दिया है, ये लो आप स्टेप डाउन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप डाउन में कम होंगे, ये लो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। और फिर क्या है, डाउन होने के बाद वोल्टेज जो यहाँ आएगा वो आएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड पावर, एक्टिव पावर, और रिसीविंग एंड क्या, एपरेंट पावर। क्लियर है इतना पॉइंट। इसका मतलब बड़ा सिंपल कहानी है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे इसका ये जो करंट है, देखिए यहाँ जाहिर सी बात है करंट बहेगा,
जिसको मैं रिसीविंग एंड करंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? रिसीविंग एंड करंट बोल देता हूँ। उस करंट को मैं बोल देता हूँ रिसीविंग एंड करंट। भाई जाहिर सी बात है, सेंडिंग एंड से होता हुआ एक करंट जाएगा जो रिसीविंग एंड करंट की तरफ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, बड़ा ही सिंपल कहानी है। अब आपको क्या करना है, रिसीविंग एंड करंट को देखिए तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी ओम्स लॉ वाली बात है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो देखो हमने क्या किया है, सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज एंगल के साथ लिख दिया, माइनस रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज एंगल के साथ में लिख दिया, अपॉन ZL एंगल 90, मैंने पोलर फॉर्म में यहाँ लिख दिया। VS एंगल डेल्टा, अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, VS एंगल डेल्टा बाय XL एंगल 90 माइनस VR एंगल 0 XL बाय XL एंगल 90, सेपरेट कर दिया, सेपरेट हो गए। अगर इस एंगल को ऊपर लेके जाएंगे, देखो इस एंगल को 90 को ऊपर लेके जाऊंगा तो डेल्टा माइनस 90 हो जाएगा, और VR बाय, अब देखिए अभी आपने क्या करना है, केवल सुनना है। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग अपनी आप को मतलब ये समझ लो बेवकूफ़ है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। पहले सुन लो, फिर दोबारा इसको रिवाइंड करके, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके फिर लिखना। ठीक है, एक साथ लिखोगे समझो, एक साथ लिखोगे भी और समझोगे भी, नहीं समझ पाओगे। रिवाइंड करके देखो, बार बार देखो वीडियो मेरे भाई, बार बार देखो। ठीक है, तो देखिए VR बाय एक्सएल, VR बाय एक्सएल। अब देखिए क्योंकि यहाँ एंगल 0 है तो यहाँ सीधे ऊपर एंगल जाएगा तो माइनस 90 का ही हो जाएगा। 0 माइनस 90 तो 0 ही होता है भाई, 0 माइनस 90 तो सॉरी 0 माइनस 90 माने माइनस 90 रहेगा। ठीक है ना, ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो वो मैंने माइनस 90 यहाँ लिख दिया। फिर मैंने कॉन्जुगेट निकाला रिसीविंग एंड करंट का। अब आप खुद मेरे को एक बात बताओ, ये रिसीविंग एंड करंट का कंजुगेट निकाला। कंजुगेट निकालने में क्या करते हैं हम, एंगल को नेगेटिव कर देते हैं। क्या करते हैं, एंगल को केवल नेगेटिव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एंगल क्या है, डेल्टा माइनस 90। अब अगर एंगल को नेगेटिव करोगे, डेल्टा माइनस 90 के बाहर नेगेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा। सेम इधर एंगल को केवल नेगेटिव करना है, अगर माइनस 90 है इसको नेगेटिव करना है तो ये प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 90 हो गया। अब इस पूरी कहानी में तामझाम में मैं पहले इसको मिटा देता हूं भाई, इसके नाम आप एक बार रिवाइज करवा देता हूं। VS हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, PS हो गया सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, SS हो गया सेंडिंग एंड एपरेंट पावर, JXL हो गया क्या, ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, और XL मतलब जाहिर सी बात है JXL अगर रेक्टेंगुलर में है, पोलर में लिखेंगे तो XL एंगल 90। सेम चीज अगर R सफिक्स के साथ में आ जाएगी, यहाँ RR लिखा है तो ये रिसीविंग एंड के सारे वो हो जाएंगे टर्मिनोलॉजीज। क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इस पूरे तामझाम में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं रिसीविंग एंड साइड को पढ़ने के लिए। कौन सी साइड को पढ़ने के लिए, जहां पर लोड लगा रहता है। भाई आप देखो, हम सब लोड वाली तो साइड है ही, हमारे घर क्या है, लोड है, और जहां से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आ रही है, वो क्या है, जनरेटर साइड है, ये लोड साइड है। अब जब जनरेटर साइड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लोड साइड पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमें इंटरेस्ट किस बात का है, आप खुद सोचो। जितना दिया जा रहा है मतलब सेंडिंग एंड साइड, और जितना मिल रहा है PR, अगर उसमें कोई भी कमी होती है वही तो लॉस है। मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए, आप तक पहुंचे 90 रुपये, तो लॉस क्या हुआ, 100 माइनस 90, मतलब सेंडिंग से माइनस रिसीविंग एंड साइड का जो हुआ वो लॉस हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो लाइन लॉस क्या हो जाएंगे, PS माइनस PR। अब भाई वो एक अलग बात है कि आइडियली तो हम यही चाहेंगे कि PS और PR दोनों बराबर हों। तो आइडियली मतलब लॉसलेस लाइन के लिए, मतलब ऐसी लाइन जिसमें लॉस ही ना हो रहे हो, तो PS PR के बराबर होना चाहिए। खैर अब वो होता नहीं है, वो एक अलग बात है, आइडियली बट होना चाहिए। अब हमारी जो जितनी भी एनालिसिस है वो सारी की सारी फोकस है कि रिसीविंग एंड साइड पर भाई हमको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि रिसीविंग एंड साइड के लिए ही तो हम मर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, हम लोग क्या, हम लोड जो है हमारे घर पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमें उससे मतलब है कि हमें ये मतलब है कि कितनी पैदा हो रही है। भाई मान लो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, 12-12 घंटे कट ऑफ होती है, और सरकार कह देगी नहीं भाई हम तो बहुत पैदा करते हैं, तो आप क्या कहोगे, अरे यार हमें क्या मतलब, हमारे यहाँ तो आती नहीं है। मतलब रिसीविंग एंड साइड पे फोकस दो ना आप,
लोड साइड पे ही तो फोकस दो। तो रिसीविंग एंड साइड पर कितनी एपरेंट पावर आ रही है, ऐसा कितनी एपरेंट पावर आ रही है, अगर मैं उसको निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, वी आर आई आर कॉन्जुगेट। भाई एपरेंट पावर का फॉर्मूला ये तो मैंने नेटवर्क में भी डिस्कस किया हुआ है, एस वी आर, मतलब एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉन्जुगेट। तो जाहिर सी बात है अगर मैं रिसीविंग एंड का निकालूंगा तो वी आर आई आर कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मैंने आपको निकालना बता ही दिया है भाई, सारा मैथमेटिकल है, इसमें तो बुद्धि लगानी ही नहीं है, अभी बुद्धि लगाने का है। बड़ा प्यारा रिजल्ट निकल के आएगा, देखना बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखो वी आर, तो वी आर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, आई आर की वैल्यू यहाँ से लिखी है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए वी आर अंदर चला जाएगा, तो वी आर वी एस, मतलब तो वी एस वी आर बाई एक्सएल एंगल 90 माइनस डेल्टा, और ये वी आर जब इधर जाएगा तो ये वी आर स्क्वायर हो जाएगा, वी आर स्क्वायर बाय एक्सएल एंगल प्लस 90। इसका मतलब जो सेंडिंग एंड की अपरेंट पावर है वो हमारी ये बन के आ गई। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जरा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ये नोट डाउन कर लो, आप ये नोट डाउन कर लो जब तक मैं पानी पी लूँ। अब देखिए टेंशन नहीं लेनी है, मस्ती से सीखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मैं आपको ये भी बोल दूं, जो लोग जेई वाले हैं, एक्चुअली क्या है कि आपको ये पूरी डेरिवेशन याद अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे डेरिवेशन टफ नहीं है, आप 2 बार अपने हाथ से कर लो ना। रीज़न पता है डेरिवेशन का बस क्या होता है कि आपको लास्ट में कभी पेपर में मान लो आप एकदम से फॉर्मूला भूल गए और लास्ट में आप फंस गए, तो आप कैसे याद करोगे, अगर आपको याद है डेरिवेशन पूरा तो तुम 2 मिनट में तुरंत वहाँ ड्राइव कर लोगे। बस ये फ़र्क रहता है, मतलब लंबे समय के लिए चीज़ें याद रहती हैं। तो आपको, आप चाहो तो इतना डेरिवेशन नहीं भी करना, आपको कोई इशू नहीं है, पर आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। खैर, अब आप एक चीज़ देखिए, हमको मालूम है इश्क मासूम है, क्या मालूम है हमको, एक्टिव पावर क्या होती है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं एकदम, याद आ जाता है कुछ है, एस कॉस फाइव। एक्टिव पावर क्या होती है, एस कॉस फाइव। अगर आप याद कर रहे हैं, अगर आपको ट्राइंगल याद हो, ट्राइंगल क्या होता है इस तरीके से, ये पी होती है, ये क्यू होती है, ये एस होता है, ये कॉस फाइव होता है। तो इस ट्राइंगल से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो पी इजिकल्स टू एस कॉस फाइव होता है। अरे भाई कॉस फाइव क्या होता था, रियल पावर और एपरेंट पावर का ही तो होता था, तो यहाँ से पी का फॉर्मूला निकल आएगा एक्टिव पावर का। इसका मतलब अगर मेरे को एक्टिव पावर निकालनी है तो एस जो आया है उसके साथ कॉस फाइव का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है भाई, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर अगर मेरे को निकालनी है पी आर, तो वो क्या हो जाएगी, अगर मुझे पी आर निकालनी है तो एस आर कॉस फाइव, एस आर को ले लीजिए, एस आर हो गया वी एस वी आर बाय एक्सएल 90 माइनस थीटा। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये फाई एंगल है उसमें मैं ये एंगल वाला ही तो पार्ट लिखूंगा, 90 माइनस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर एक्सएल। भाई इस फाई में वही एंगल ही तो लिखूंगा, माइनस वी आर एक्सएल स्क्वायर कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 होता है 0, तो जो पी आर यहाँ से वैल्यू आ गई, आहा बड़ा प्यारा, यही तो फॉर्मूला है, पी आर जो आ गया यहाँ से। अच्छा ये क्या हो गया देखिए, अभी आप इसकी वैल्यू तो हो गई, कॉस 90 की वैल्यू तो हो गई 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन डेल्टा। कॉस 90 माइनस डेल्टा है ना, तो साइन डेल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस वी आर बाय एक्सएल साइन डेल्टा। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ करके।
तो रिसीविंग एंड एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला बन रहा है रिसीविंग एंड के एक्टिव पावर का, वो क्या बनना है, वी एस वी आर बाय एक्सएल। देखो यार पूरा उद्देश्य बेसिकली यहीं से समझ में आएगा, मैं इसीलिए इस पर इतना माथा पच्ची किया हूँ, ठीक है ना। साइन डेल्टा, ये है रिसीविंग एंड एक्टिव पावर, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर। ये फॉर्मूला आपको बुरी तरीके से याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या फॉर्मूला है, देखो अब कैसे इसके फॉर्मूले के मजे लेने हैं। मतलब जो रिसीविंग एंड पे तुम्हें एक्टिव पावर मिल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेंडिंग एंड वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, रिसीविंग एंड वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। यदि इफ Vs और Vr बराबर हो जाए, मान लो जो 400 वोल्ट आप यहाँ से भेज रहे हैं मान लो, और वही 400 वोल्ट यहाँ मिल जाए, इफ अगर Vs Vr बराबर हो जाए तो Pr क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, Vs स्क्वायर बाय एक्सएल आएगा। अब तुम देखना इस फॉर्मूले से ही मैं कितनी बेहतरीन बेहतरीन बातें तुमको बता दूंगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। तुम मानो तो सही, इतना मज़ा आ जाएगा कि हाँ तुम भी कहोगे कि क्या बताया, मज़ा आ गया है। तो देखिए वी एस स्क्वायर बाय एक्सएल साइन डेल्टा, ये जो फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। आप इतना उतारिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात समझिए, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक बात आ रही होगी कि एक्टिव पावर की बात क्यों करी, अगर एक रिएक्टिव हमने एस आर निकाल लिया था, रिएक्टिव पावर है ना, हमने एस आर रिएक्टिव पावर निकाल लिया था। एस आर रिएक्टिव पावर जो है, सॉरी एपरेंट पावर निकाल लिया था, ठीक है। एपरेंट पावर के दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, दो हिस्से होते हैं। आप लोगों को ये बात बेसिक की है, मैं दोबारा से इस बात को यहाँ पे बता देता हूँ। हम कभी भी, मतलब हम का मतलब होता है लोड, मतलब हम लोग, लोड कभी भी दोनों पावर कंज्यूम नहीं करता, लोड करता है दोनों पावर कंज्यूम, बट बात यहाँ आती है कि अगर हम सिंगल फेज लोड की बात करें, मतलब हमारे जो भी लोड हैं जो एक्चुअल पावर पर रन करते हैं, एक्चुअल एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, मतलब जिसका हम बिलिंग करते हैं, वो एक्टिव पावर होता है। मतलब जो हमारी रियल पावर है वो बेसिकली एक्टिव पावर होती है। इनफैक्ट एक्टिव पावर का दूसरा नाम रियल पावर भी है। तो एक्टिव पावर जो होती है वही हमारे लोड क्या करते हैं, हमारे लोड, इनफैक्ट हमारे यहाँ जो बिजली का बिल आता है, इनफैक्ट आप एक चीज़ देखिए, जो सिंगल फेज़ के लोड होते हैं, मतलब जो घर होते हैं सिंगल फेज़ वाले, जिनके जैसे हम लोगों के हाउस होल्ड सिंगल फेज़ में आते हैं, अगर हम बात ना करें किसी ने 3 फेज़ का कनेक्शन नहीं ले रखा है, तो इनफैक्ट 3 फेज़ तक भी एक्टिव पावर तक का ही बिल देना पड़ता है। जब इंडस्ट्री लेवल पर चीज़ें चली जाती हैं तब हम इन दोनों का बिल देते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो कंपनी भी हमसे एक्टिव पावर का ही बिल लेती है। एक लोड चलता तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों कंज्यूम करता है, बट जो उसकी रियल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब जो रियल एपरेंट पावर है, वो एक्टिव पावर की वजह से जो रियल वर्क होता है, मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पंखा है भाई, आप पंखे से यही तो उम्मीद करोगे कि वो चले, मतलब हवा दे, रोटेट करे। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रहे हो तो आप मानिए आप उसको दे रहे हो एस, एपरेंट पावर। आप क्या चाहोगे, जितनी आपने एनर्जी दी है उतनी पूरी एनर्जी ले ले वो रोटेट होने में। तो जो रोटेट होने में एनर्जी लग रही है वो है एपरेंट पावर, वो सॉरी एक्टिव पावर। मैंने क्या कहा, आपने दी एस, आपने इनपुट पे दिया एस, आप ये चाहते हो कि वो पूरा का पूरा घूमे, और वो जो घूमेगा मतलब उसका जो एक्चुअल काम है, रियल वर्क घूमना ही तो है। और रियल वर्क जो घूमना है उसका, अगर वो जो रियल वर्क अपना कर रहा है उसके लिए जो वो खपत करता है एनर्जी, वो करता है एक्टिव पावर या रियल पावर जिसको बोलते हैं। क्यों क्या होती है वो समझिए।
क्यों होती है रिएक्टिव पावर, क्यों होती है रिएक्टिव पावर। एक मैं इसका भी एक लेक्चर बना दूंगा एक्टिव रिएक्टिव पावर का डिटेल में, ठीक है। जगत सच में आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, मैं अभी नहीं बनाया है बट आप लोग देख लीजिएगा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जगत सच में अपलोड हो चुका होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, जगत सच में जाइए, अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। खैर अगर हम बात करते हैं एपरेंट पावर जो कन्वर्ट हुआ एक्चुअल काम में, वो पी हो गया। पर क्या सारी की सारी एनर्जी एक्चुअल काम में लग जाएगी? मतलब मैंने एस दिया और उतनी एनर्जी से वो पंखा घूम गया? नहीं, कुछ एनर्जी, क्या पंखा कब घूमता है, पहले उसमें करंट जाएगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद वो घूमेगा। तो कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनने में खर्च हो जाएगी। वही चीज होगी रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर हम मानते हैं वेस्ट। तो कुल मिला के हम एक्टिव पावर की बात करते हैं, इसीलिए हमने एक्टिव पावर का फॉर्मूला लिया। खैर उद्देश्य क्या होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का? भाई मिनिमम लाइन लॉस होनी चाहिए। आपसे बात करी है पीएल जो है पीएस माइनस पीआर, मैंने बताया था अभी। लाइन लॉस भैया कम से कम होने चाहिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। ट्रांसमिशन लाइन ऐसी होनी चाहिए पावर जेब में ना रख ले, जेब में रख के नहीं ले जानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड तक पहुँचाए, ठीक है। एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए? बड़ी बस उच्चतम होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पे पावर क्या है? आउटपुट माने जो आउटपुट हम लोग हुए, और इनपुट पावर हुई मतलब जहाँ से जो आ रही है। तो पी आर बाई पी एस इंटू 100। अगर पी आर पी एस के बराबर हो जाए तब एफिशिएंसी हमारी 100 हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, 100 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हम जो चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो चल रहे हैं एडवांटेज ऑफ हायर वीएस। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो हम वोल्टेज को हाई करके रखते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं? पी आर किसके प्रोपोर्शनल है? वी एस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज भूलना मत जो जनरेटर दे रहा है, जितना ज़्यादा जनरेटर का वोल्टेज होगा सेंडिंग एंड साइड से, मतलब जो भेजा जाएगा, उतना ज़्यादा एक्टिव पावर, अब वो उतने ही ज़्यादा रिसीविंग एंड साइड पे पावर हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? रिसीविंग एंड साइड पे एक्टिव पावर मिलेगी। तो एक बात तो इस रिलेशन से यहाँ से ये समझ में आती है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए मैं इन्हें मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है, ठीक है। देखिए एडवांटेज ऑफ वीएस चल रहा है, तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने क्या लिख लिया कि रिसीविंग एंड का जो एक्टिव पावर है वो सेंडिंग एंड साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा सेंडिंग साइड से वोल्टेज भेजा जाएगा उतना ही ज़्यादा रिसीविंग एंड साइड पे लिया जाएगा। बात करते हैं लाइन लॉसेस आर लेस। मतलब जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा लाइन लॉसेस कम से कम होते चले जाएंगे। कैसे? देखिए पी क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे वोल्टेज बढ़ाने से लाइन लॉस कम होते हैं। अब देखिए लॉसेस क्या होते हैं, आई एल स्क्वायर आर। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई आपका जनरेटर है, ये लाइन है और ये लोड है, ये वो सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज है। भाई जाहिर सी बात है लोड के पास रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज होगा, सेंडिंग एंड साइड वी आर होगा, जनरेटर के पास वी एस होगा सेंडिंग एंड साइड पे। अगर मैं बात करूं लॉस की, सिंगल फेज लेके चल रहा हूं तो आई एल स्क्वायर आर होगा। अगर 3 फेज ले लिए तो 3 इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 लाइनें हो जाएंगी। अब जो बात करेंगे लॉस की, आई एल स्क्वायर आर होता है। अब अच्छा, हम लोगों को एक बात पता है कि जो मान लीजिए आपका जो पावर है वो क्या होती है, रिसीविंग एंड साइड की अगर मैं पावर लिखूं, 3 फेज पावर लिखूं, √3 VL IL होगी cos फाई। भाई ये तो सिंपल पावर का फॉर्मूला है यार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं IL निकालूं तो IL क्या निकलेगा, PR अपॉन √3 VL cos फाई लाइन करंट, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ये तो रिसीविंग एंड पावर तो ये हो रही है, भाई ये भी तो फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। अगर आपको याद हो VI cos फाई, तो आपको याद होना चाहिए VI cos फाई
मतलब एपरेंट पावर वी आई होता है, पावर होता है वी आई कॉस फाई होता है, और क्यू होता है वी आई साइन फाई। ये सिंगल फेज की होती है। अगर इसी को थ्री फेज की कर दें तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाता है, वही किया है। और थ्री फेज है तो लाइन करंट लाइन वोल्टेज लिया हुआ है। बड़ा सिंपल कहानी है भाई। अब आप एक चीज देखिए, आई एल बड़ा मतलब ये जो लाइन करंट है इसको वैल्यू को यहाँ रख दो भाई, ये स्क्वायर में ये गलती ना करना, याद रखना ये चीज। तो पी आर स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, वी आर स्क्वायर कॉस फाइव स्क्वायर, और यहाँ पर आर आ जाएगा। बड़ा हिसाब बढ़िया है भैया। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो लॉस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? जितना ज़्यादा लाइन वोल्टेज बढ़ाएंगे लाइन लॉस उतना स्क्वायर टाइम्स कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बुरी तरीके से आपको ये माथे पे गड़वाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पेपर में ये भी पूछता है, तो ये रिश्ता कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब लॉस, लाइन लॉस और लाइन वोल्टेज आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लाइन वोल्टेज जितना बढ़ाते जाओगे लॉसेस उतने कम होते चले जाएंगे, उतने कम होते चले जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिखना पड़ेगा आपको ये बात, तो भाई लिखनी पड़ेगी। मैं ये जरा मिटा देता हूं यार। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां देखिए, लाइन लॉस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल रहा है? कॉस स्क्वायर फाइव के पावर फैक्टर के कैसे निकल रहा है? ये पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा पावर फैक्टर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लाइन लॉस दो स्क्वायर टाइम्स कम होने वाली है, उतनी ज़्यादा लाइन लॉस कम होने वाली है। तो ये दो बातें बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बुरी तरीके से याद रखना। क्लियर है इतना पॉइंट? वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के स्क्वायर टाइम्स लॉस कम होंगे, और पावर फैक्टर जितना बढ़ाएंगे लाइन लॉस स्क्वायर टाइम्स कम होंगे। पावर फैक्टर और वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को लेके दोनों में ये बातें हैं। क्लियर है? तो लाइन लॉस क्या हो जाएंगे? हमारे वोल्टेज बढ़ाने से कम हो जाएंगे। कंडक्टर का वॉल्यूम, आयतन कम इस्तेमाल होगा। मतलब तुम देखना कभी ये चीज़ महसूस करना भाई, आज ही जाके महसूस करना, अभी जाके महसूस, अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ लो मतलब वीडियो खत्म होने के बाद जाके महसूस करना। जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइन होगी तार उतना पतला होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ने पे आयतन क्या हो जाएगा तार का, वॉल्यूम क्या होगा, मतलब उतना ही पतला तार यूज़ किया जाएगा जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने से तार कैसे यूज़ होंगे? लाइन में पतले तार यूज होंगे। इसका मतलब हमारा क्या है तीसरा पॉइंट? भाई मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड लेस। मतलब जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज बढ़ेगा तार जो इस्तेमाल होगा, आयतन जो इस्तेमाल होगा वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा मेरे भाई? कम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है। कैसे? अब बात आएगी, आप मुझे मालूम है कैसे पूछोगे कि सर बताओ कैसे तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है देखिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एरिया लिख लूँ, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैंची चला रहा हूँ, मत परेशान होना। कैंची तो बोलते हैं नहीं में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। तो एरिया क्या हो गया? रो एल बाय आर। अब एक काम कर लें भैया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से भैया मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। आर की वैल्यू क्या हुई? पी लॉस अपॉन इंटू वी एल स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। अब इस आर की वैल्यू यहाँ रख दो। तो ये आर की वैल्यू जब रखी जाएगी यहाँ तो क्या होगा? ए फाई एल पी लॉस इंटू वी एल स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाई पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक बात समझ में आपको, देखो बढ़िया सी एक चीज बताता हूं, एरिया कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एरिया क्या आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लाइन वोल्टेज के स्क्वायर के। और वॉल्यूम क्या होता है यार? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। मतलब कहने का जो एरिया है वही वॉल्यूम है कहीं ना कहीं। तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? VL स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा लाइन वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। ये रिश्ता फिर से क्या कहलाता है? ये रिश्ता स्क्वायर का कहलाता है वॉल्यूम के लिए। क्लियर है? देखिए एरिया और वॉल्यूम बात एक ही है। मतलब एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम का एरिया के साथ क्या, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन हो गया? बड़ा ही सिंपल है, वोल्टेज जितना जितना बढ़ेगा स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम होगा। ये थी कुछ बातें, और भी कई पैरामीटर्स है। तो हम लोगों ने यहाँ 4 बातें हम लोगों ने देख ली वैसे, डिपेंडेंसी, एडवांटेज। एक तो क्या देख ली? सबसे पहली तो हमने वो मिटा दिया मैंने। सबसे पहला तो हम लोगों ने क्या देखा था कि PR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS था। PR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS स्क्वायर था। क्लियर है? तो जो रिसीविंग एंड पावर थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? रिसीविंग एंड पावर थी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी सेंडिंग एंड वोल्टेज के स्क्वायर के। सेंडिंग एंड के वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। सेंडिंग एंड वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा सेंडिंग एंड से वोल्टेज बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव पावर बढ़ती चली जाएगी। वो जितना ज़्यादा सेंडिंग एंड से वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पावर, एक्टिव पावर रिसीविंग एंड साइड पे बढ़ती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट था लाइन लॉस का कम करना। भाई देख लो लाइन लॉस कम हो रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये रहा था। तीसरा पॉइंट पावर फैक्टर पर डिपेंडेंसी देखी, और चौथा पॉइंट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर देखा। ठीक है, तो ऐसे 4 पॉइंट हमने करी है। अब हम और भी इस फॉर्मूले से जान सकते हैं। अगर हमको रिसीविंग एंड साइड पे, मतलब लोड साइड पर पावर को मैक्सिमम करना है, तो 5वां तरीका क्या है वो सुन लीजिए। तो 5वां तरीका क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो जो 5वां तरीका है, देखो चौथा ये रहा। 5वां जो तरीका है, अगर रिसीविंग एंड पावर को बढ़ाना है बाय रिड्यूसिंग लाइन रिएक्टेंस, बाय रिड्यूसिंग लाइन रिएक्टेंस, मतलब एक्सेल को अगर कम करेंगे तो रिसीविंग एंड साइड पर जो पावर है हम उसे बढ़ा देंगे। एक्सेल को कम करेंगे तो रिसीविंग एंड साइड पर जो पावर है वो बढ़ाई जा सकती है। अब मुद्दा फंसता है, एक्सेल कैसे कम होगा? ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है वो कम कैसे होगा? देखिए ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है उसे कम करने के अपने भी कई मेथड्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, इसका जिक्र मैं आपसे करूंगा अगले लेक्चर में। इतना पॉइंट क्लियर है? बाकी ये पूरे के पूरे 5 आपको एडवांटेजेस याद होने चाहिए। ये एडवांटेजेस आपको याद होने चाहिए। इस लेक्चर में मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो कि क्लासिफिकेशन ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज के हिसाब से, हाई वोल्टेज, EHV, फिर UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। फिर हमने लेंथ के हिसाब से देखा कि भाई कैसे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। फिर हम लोगों ने देखा कि रिसीविंग एंड साइड पर, जो रिसीविंग एंड साइड पर जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है VS स्क्वायर XL साइन डेल्टा पे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हाई वोल्टेज के 5 फायदे, पहले फ़ायदे की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा था, देखिए आप देखिए, सबसे पहला फ़ायदा PR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS स्क्वायर। दूसरा लाइन लॉस कम हो जाएगी। तीसरा पावर फैक्टर कम हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर जितना हाई रहेगा
उतनी लाइन लॉस कम होंगी। दूसरा क्या था, जितना वोल्टेज हाई रहेगा उतनी लाइन लॉस कम होंगी। तीसरा क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, सॉरी चौथा क्या था, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं कम यूज होगा। जितनी ज़्यादा लाइन वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा सेंडिंग एंड साइड से वोल्टेज भेजेंगे हाई, उतने ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम इस्तेमाल होगा। और पांचवा क्या है, जितनी कम हम रिएक्टेंस रखेंगे, मतलब लाइन का जो एक्सेल हम जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी रिसीविंग एंड साइड पर क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। ये जो हम वोल्टेज लाइन, जो हम वोल्टेज है जो ट्रांसफार्मर से बढ़ा के भेजते हैं, वो इसीलिए ही भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लेक्चर लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ कि एक्सेल को किस तरीके से कम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा था इस लेक्चर में, इसलिए मैंने नेक्स्ट लेक्चर पे कर दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।